तो हम लोग लेक्चर 8 में पढ़े थे रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, जिसमें T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है। अगर आपको मान लीजिए कि P1 दे दिया, ठीक है, P2 दे दिया, T1 दे दिया और T2 पूछ दिया तो आप बना सकते हो क्वेश्चन, या T1 T2 दे दिया, P1 दे दिया, P2 निकाल सकते हो, या ये सब दे के R भी दे दिया, ये पूछ दिया तो ये भी निकाल सकते हो। यानी कि इसमें कई तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं और आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। इसमें तुम जानते ही हो कि इसमें से T1 T2 दे दे, P1 दे दे तो P2 निकलेगा, T1 T2 P2 दे दे तो P1 निकलेगा। ठीक, ये सब ये दोनों दे के R भी दे दे तो डेल्टा HU निकलेगा। तो कोई भी चीज़ निकल जाएगा, जैसे भी देगा क्वेश्चन में उसी तरह से। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हमने, एक ईथर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बताया जा रहा है, 74। ईथर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 74 है। वो जो है 33.5 डिग्री C पर बॉयल कर रहा है। जब उसका वेपर प्रेशर 33.5 डिग्री C पर उसका वेपर प्रेशर 760 mm है। ठीक, वेपर प्रेशर 760 mm है, P1 760 mm है। तब जब टेम्परेचर T1 कितना है, 306.5 केल्विन। टेम्परेचर 306.5 केल्विन जब है तो उसका वेपर प्रेशर 760 mm है। जब टेम्परेचर जो है क्या हो जाए, टेम्परेचर घटा के क्या कर दें कि उसका वेपर प्रेशर घट के 750 हो जाए। टेम्परेचर T2 घटा के हम लोग क्या कर दें, व्हाट, टेम्परेचर T2 घटा के कितना टेम्परेचर हम घटा दें, कम कर दें कि वेपर प्रेशर 760 से घटकर कितना रह जाए, 750 मात्र रह जाए। 760 से घट के कितना रह जाए, 750 मात्र रह जाए। तो ये आपको बताना है कि कितना कर दें कि इतना रह जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसी पर क्या करेंगे कि शुरू का प्रेशर P1 रख देंगे हम लोग 760, P1 के जगह 760 रख देंगे, P2 के जगह 750 रख देंगे, T1 के जगह टेम्परेचर कितना रख देंगे हम लोग 306.5, T2 निकलेगा। अब रही बात एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो एंथैल्पी चेंज जो है आप उसका निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन जो है निकालना हम लोगों को है, जो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करने पर निकल जाता है। ये आपको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दिए हैं। ये फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स में बताया हुआ है, आप उलट के एक बार देख लेना। थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगा। और एंथैल्पी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 88.4 कैलोरी पर ग्राम। तो इस 88.4 कैलोरी पर ग्राम में 74 मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। और R का वैल्यू आप इतना पुट कर दो तो T2 निकल जाएगा 305.9 केल्विन, और इसको डिग्री C में 273 अगर माइनस कर दो तो आपका जो है इसका डिग्री C में टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये निकालने में सक्षम हो गए। अब फर्दर हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर पर उसमें इम्प्योरिटी, जो लेक्चर नंबर 8 में आपको बताए थे कि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे पानी ले लिए, उसमें से भाप ज़्यादा निकलेगा, भाप क्या निकलेगा, अधिक निकलेगा, अधिक वेपर निकलेगा। और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा तो उसमें कम वेपर निकलेगा। जैसे आप देखेंगे
कि आपको जो है अगर मान लीजिए दूध है, दूध ले लीजिए, दूध बॉयल कर रहा है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए बॉयल करते हुए दूध में, उसकी बॉयलिंग बंद हो जाएगी। बॉयल करना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे भाप निकलने की टेंडेंसी घट जाती है, वेपर निकलने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए उसमें जो है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कोई भी इम्प्योरिटी डाल दीजिएगा, जैसे वाटर में जो है अगर आप NaCl डाल देते हो, वाटर में क्या डालते हो? NaCl डाल देते हो, या फिर ग्लूकोज डाल देते हो, ठीक है, या फिर यूरिया डाल देते हो, तो ये कुछ भी डालोगे ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये आप जान लो कि जो उड़ता है, जो भी सब्सटेंस उड़ सकता है, उड़ता है, वेपोराइज करता है, तो वो सामान जो है, तो कोई सामान उड़ता है यानी वेपोराइज करता है तो उसे वोलेटाइल कहते हैं, और जो नहीं उड़ता है उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। जैसे पानी, वाटर वोलेटाइल है, ईथर वोलेटाइल है, अल्कोहल वोलेटाइल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब के सब वोलेटाइल है। लेकिन नमक वोलेटाइल नहीं है, सॉल्ट वोलेटाइल नहीं है, शुगर वोलेटाइल नहीं है, ग्लूकोज वोलेटाइल नहीं है, यूरिया वोलेटाइल नहीं है, ये सारी चीज़ें वोलेटाइल नहीं है। तो किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उड़ने वाले सॉल्वेंट में अगर नहीं उड़ने वाला कोई सामान अगर आप डाल देते हो, नॉन वोलेटाइल अगर आप सॉल्यूट डाल देते हो, तो उसके उड़ने की टेंडेंसी घट जाएगी। अब तुमको सोचना है कि कैसे घट जाएगी, क्यों घट जाएगी, आखिर उसकी जो वोलेटिलिटी है वो क्यों, कैसे और कब घट जाएगी। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि वोलेटाइल जो सब्सटेंस होता है उसका वेपर जो निकलता है वो सिर्फ सतह से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सतह से निकलता है, सरफेस से निकलता है, ऊपर वाले सरफेस से निकलता है। तो सरफेस एरिया जितने अधिक होगी उतने ज़्यादा भाप निकलेगा किसी भी चीज़ से। सरफेस एरिया जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा भाप निकलेगा। जैसे ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने किया भी होगा, कोई कपड़ा है उसको निचोड़ दिए, पानी में भींगा है, निचोड़ दिए, अगर वैसे ही निचोड़े हुए रख दीजिएगा तो देर से सूखेगा, और उसको छत पे ले जाके अगर खोल के रख दीजिएगा तो उसकी एरिया बढ़ जाती है। एरिया बढ़ जाती है तो उसमें से भाप निकलने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, जिससे वो जल्दी सूख जाता है। उसी तरह घर में खिचड़ी बनता होगा या खीर बनता होगा, तो अगर आप खिचड़ी जो है एक जगह अगर दे दिया जाए और गर्मा गर्म खिचड़ी है, खाने का मन है, तो अगर मुंह में डालिएगा तो मुंह जल जाएगा। लेकिन उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। खिचड़ी का जो है बर्तन अगर चम्मच है तो चम्मच से हिला के आप एरिया बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं, और नहीं चम्मच है तो थाली पकड़ के ऐसे 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 क्या करते हैं, हिलाते हैं। डांस नहीं कीजिएगा, हाथ से हिला दीजिएगा। तो हाथ से जब ऐसे ऐसे हिलाएंगे आप, ऐसे ऐसे, तो हाथ से जब हिलाइएगा तो वो खिचड़ी क्या हो जाएगी, पूरी खिचड़ी फैल जाएगी, पूरे थाली में फैल जाएगी। पूरा जो आपका बर्तन है, थाली, कटोरी मत लीजिएगा, थाली में लीजिएगा। थाली में जब हिलाइएगा तो पूरा फैल जाएगा। पूरा फैलेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ेगी तो वेपर निकलना, भाप ज़्यादा निकलेगा, और ज़्यादा भाप निकलेगा तो जल्दी जल्दी खिचड़ी ठंडा हो जाएगा। तब धीरे धीरे ऊपर से काट काट खाइएगा, भीतर मत जाइएगा, भीतर फिर गर्मी ज़्यादा मिलेगी। तो ये जल्दी वेपर निकलता है। एरिया, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि वेपोराइजेशन कितना होगा। सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि वेपोराइजेशन कितना होगा। सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए, वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया घटा दीजिए, वेपोराइजेशन घट जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि पानी किसी बर्तन में आप लिए हुए हो तो पानी जितना सरफेस है ऊपर वाला, वो सारे जगह पे पानी है, तो सारे जगह से पानी उड़ेगा तो ज़्यादा भाप बनेगा। और उसी में थोड़ा सा चीनी डाल के घुला दोगे तो वहाँ उसकी सतह पर आपको
शुगर के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। देखो जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर पानी है, तो ये प्योर पानी है तो इसकी सतह पर केवल पानी ही पानी है, तो खूब पानी, सब जगह से पानी उड़ेगा, सब जगह से वाटर उड़ेगा। इसकी सतह पर, सरफेस पर केवल पानी ही पानी है, तो हर जगह से पानी क्या होगा, उड़ेगा, हर जगह से पानी उड़ेगा। तो यहाँ भाप ज़्यादा होगा, ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा वेपर, पानी का वाष्प। यहाँ इसमें सॉल्यूशन है, इसमें तुम पानी में चीनी भी मिला दिए हो। पानी में जब चीनी मिला दिए हो, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं और शुगर के मॉलिक्यूल भी हैं, अगर शुगर भी मिला दिए हो। और तो इसमें जो है शुगर तो नहीं उड़ेगा, क्यों नहीं उड़ेगा, नॉन वोलेटाइल है। शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अगर शुगर उड़ता तो मिठाई के दुकान वाला जब जलेबी का चाशनी बनाता है तो उसका पानी न उड़ के शुगर उड़ जाता, तो उसके बगल वाला जो है ना, सब भाफे से उसका सारा चीनी खा जाता। इसलिए शुगर नहीं उड़ता है। अगर पानी में चीनी डाल के अगर आप खौलाएंगे तो आप कन्फर्म रहें, आपका चीनी नहीं हवा में जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। जब भी उड़ेगा, कौन उड़ेगा, सिर्फ पानी उड़ेगा। तो पानी उड़ रहा है तो पानी का तो एरिया कम है, पानी तो सतह पे कम है, कुछ तो सतह का एरिया को शुगर भी कवर किए हुए है। पानी का एरिया कम है तो शुगर जो है यहाँ कवर किए हुए, इसलिए शुगर का यहाँ जो वाटर का एरिया कम है, इसलिए वाटर का वेपर भी कम निकलेगा। इसलिए इसका वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा, भाप का प्रेशर भी कम होगा। तो इसलिए जो है वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब कितना सामान डालेंगे तो कितना वेपर प्रेशर घटेगा, इसके लिए जो है रॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया, एक लॉ दिया, जिसको रॉल्ट्स लॉ कहते हैं। तो कितना शुगर डालेंगे तो कितना घटेगा। अब कोई बच्चा इतना शुगर डाला तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम घटेगा, कोई इतना डाला तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा घटेगा, कोई इतना डाला तो उसका वेपर प्रेशर और ज़्यादा घटेगा। तो कौन कितना डाल रहा है शुगर, इसी पे डिपेंड करेगा कि किसका वेपर प्रेशर कितना घटेगा। तो वेपर प्रेशर के घटने पर घटना जो है डिपेंड करेगा कि कौन कितना शुगर उसमें मिला रहा है। और इसी को बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, चाचा रॉल्ट थे, जिसके नाम पे पड़ा रॉल्ट्स लॉ, जो आगे हम लोग देखने जाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रॉल्ट्स लॉ। अब हम लोग इसको देखने चल रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, ये फ्रेंच केमिस्ट थे रॉल्ट साहब। 1886 में ये आपको वेपर प्रेशर के लिए लॉ दिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो ये कहे कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी सॉल्वेंट जितने ज़्यादा होगा उतने अधिक वेपर प्रेशर होगा। ये बताए कि सॉल्वेंट के, देखिए ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी मोल फ्रैक्शन x2 सॉल्वेंट का जैसे जैसे बढ़ेगा, x2 देखिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 0 है, x2 यहाँ 1 हो गया। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और यहाँ पर आकर आपका मोल फ्रैक्शन इसका 1 हो गया, यानी हाईएस्ट हो गया, यानी प्योर सॉल्वेंट हो गया। यानी सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो सॉल्यूट का क्वांटिटी 0 हो गया। जब x2 1 हो गया तो x1 क्या होगा, आप समझ सकते हो, 0 होगा।
तो x2 x1 जीरो हो गया, यानी सॉल्यूट जीरो का मोल फ्रैक्शन जीरो हो गया, यानी प्योर सॉल्वेंट हो गया। और P2 नॉट, ये नॉट यानी जीरो जो दिया हुआ है ये प्योर डिनोट करता है। व्हाट डज दिस डिनोट्स? जीरो डिनोट्स प्योर। P मतलब वेपर प्रेशर, ये नॉट मतलब प्योर, और ये सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब x2 1 हो जाए और x1 0 हो जाए तो समझिए कि उसमें केवल सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट का अमाउंट जीरो है। तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट केवल हो गया, मतलब प्योर सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट हो गया। और प्योर सॉल्वेंट हो गया तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है। और हर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो ना बढ़ता है ना घटता है। जैसे वाटर है, वाटर प्योर का वेपर प्रेशर फिक्स है, जो कि बता देगा आपको क्वेश्चन में। तो इस तरह हर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स होगा। ईथर प्योर का फिक्स होगा, अल्कोहल प्योर का फिक्स होगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। और ये जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन वाटर का बढ़ता जाएगा आपके सॉल्यूशन में, वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ, तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। रॉल्स लॉ के अनुसार, रॉल्स लॉ के हिसाब से जैसे जैसे जो है वेपर प्रेशर, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ये x2 हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये P हुआ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप इक्वल करोगे तो आप एक कांस्टेंट डालोगे ना, तो P2 नॉट हमने एक कांस्टेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? P2 नॉट एक कांस्टेंट डाल दिया इंटू x2। ठीक, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P2 नॉट x2। और P2 नॉट क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसको आप P2 नॉट भी कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो? P2 नॉट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बोल सकते हो। तो P2 नॉट इंटू x2 हो गया। अब ये जो है P x2 के जगह आप पुट कर सकते हो 1 माइनस x1, x2 के जगह आप क्या पुट कर सकते हो? 1 माइनस x1 पुट कर सकते हो। तो 1 माइनस x1 पुट कर दो तो आपका P इजकल टू P2 नॉट 1 माइनस x1, तो P इजकल टू P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। अब ये है, इसको आप लेफ़्ट लेते आओ, इसको आप राइट लेके चले जाओ, तो इसको इधर ले आओगे तो P2 नॉट x1 इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P। अब ये P2 नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और P हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, शरबत का वेपर प्रेशर। तो प्योर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब घटेगा तो ये डेल्टा P आएगा, जो कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है। यानी वेपर प्रेशर में कितना घट रहा है ये है, वेपर प्रेशर कितना घट रहा है। जैसे एज्यूम करो कि प्योर पानी का वेपर प्रेशर 100 है, उसमें 5 ग्राम चीनी डाल दिए तो अब उसका वेपर प्रेशर हो गया 90। तो बताओ कि उसका वेपर प्रेशर कितना घटा? प्योर 100 था और उसमें 5 ग्राम शुगर डाले तो वेपर प्रेशर हो गया 90। तो बताओ तो कितना घटा? 100 माइनस 90, 10 घटाना। यही जो 10 घटा वो डेल्टा P है। इस डेल्टा P को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस डेल्टा P को क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की लोअरिंग बोलते हैं। तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। ओके, नाउ ये जो है, अब हम लोग अगला स्टेप में जाते हैं। इस P2 नॉट को आप चाहो तो इसके नीचे डिवाइड करा सकते हो, तो x1 इजकल टू P2 नॉट माइनस P बाई P2 नॉट। ये फाइनल फार्मूला हो गया। इस पर आप चाहो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बना सकते हो, इस पर आप चाहोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाओगे। NCERT में भी इस फार्मूला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, और भी बुक्स में RCM में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। इस फार्मूला पर हरदम IIT PMT में न्यूमेरिकल आता है, तो इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे भी। तो P2 नॉट माइनस P बाई P2 नॉट इजकल टू x1, यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको
x1, ठीक है। अब P2 नॉट माइनस पी डेल्टा पी है, इसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, और P2 नॉट माइनस पी बाई P2 नॉट ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये रिलेटिव लोअरिंग P2 नॉट से ओरिजिनल से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वर्ड में कभी अगर आपसे पूछ देगा कि फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा, न्यूमेरिकल फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप जो है समझ जाना वहाँ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को फाइंड करने के लिए इट मीन्स P2 नॉट माइनस पी बाई P2 नॉट पूछ रहा है, इट मीन्स हमें x1 निकालना है। समझ लो, न्यूमेरिकल में जब जाओगे अगर तुमको पूछेगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करो, तो तुम समझ जाना कि मुझे ये फाइंड करने के लिए कह रहा, मतबल तुम्हें क्या निकालना है, x1 निकालना है। x1 निकाल दिए तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल गया। और P2 नॉट माइनस पी जो है आप देख चुके हो, P2 नॉट x1 है यहाँ पर, P2 नॉट x माइनस पी इजकल टू P2 नॉट x1, तो डेल्टा P इजकल टू P2 नॉट x1, और P2 चूँकि P2 नॉट कांस्टेंट है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटेगा तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x1। डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी रॉल्ड्स लॉ को ऐसे भी कह सकते हो, रॉल्ड्स लॉ को तुम कह सकते हो कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये भी कह सकते हो रॉल्ड्स लॉ को, ठीक। देखिए एक एक्वस सॉल्यूशन है आपका, ये एक्वस सॉल्यूशन जो है ये आप देखो, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर है। एक्वस का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर, और वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर का मोलेकुलर वेट M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, और सॉल्यूशन 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है। 2% यानी अगर टोटल सॉल्यूशन का वज़न 100 ग्राम है तो उसमें 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का वेट जो है W1 2 ग्राम, तो पानी का वेट W2 कितना ग्राम, W2 पानी का वेट 98 ग्राम, क्योंकि 2% है। 2% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 100 ग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट और 98 ग्राम सॉल्वेंट, तो 98 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलेकुलर वेट 18, सॉल्यूट का वेट 2 ग्राम, और सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट आपको पता नहीं है और इसे ही निकालने के लिए दिया जा रहा है। तो आप इसे निकाल पाओगे इसी फार्मूला से, P2 नॉट माइनस पी बाई P2 नॉट इजकल टू x1। लेकिन तब जब आप P2 नॉट जानते हो, जब आप P जानते हो, आप P2 नॉट जानते हो, तो P तो दिया हुआ है, P तो इतना बार दिया हुआ है, P2 नॉट कितना होता है, तो P2 नॉट आपको जो है बताने के लिए आपको जानना होगा कि P2 नॉट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहा गया है। इस वर्ड पर तुम फोकस करोगे बाबू, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर P2 नॉट 1 atm होता है, जो इक्वल होता है 1.013 बार, इक्वल होता है इतने के। अब तुम कहोगे कि ऐसा कैसे, तो ऐसे कि याद रखना कि जब बॉइलिंग पॉइंट तुम तो जानते ही हो 100 डिग्री C पर प्योर पानी का होता है, तो प्योर पानी 100 डिग्री C पर जब बॉयल करता है तो उसका वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो 1 atm नीचे के तरफ लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे के तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे के तरफ, और वेपर प्रेशर नीचे से ऊपर के तरफ। तो ये कब होगा,
100 डिग्री सी जब आ जाएगा, 100 डिग्री सी टेम्परेचर, तो वेपर का प्रेशर जो ऊपर के तरफ है वो ऊपर से नीचे के तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसीलिए जो है आपको प्योर पानी का वेपर प्रेशर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है 1 atm के बराबर हो जाता है। 1 atm के बराबर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm, और 1 atm बार में कितना हो जाता है, 1.013 बार। तो आप P2 नॉट इतना पुट कर दोगे, ठीक है, और P कितना पुट कर दोगे, इतना, तो निकल जाएगा आपका जो है, आपका क्या चीज़ निकल जाएगा, M1 निकल जाएगा। तो अब P2 नॉट माइनस P बाई P2 नॉट इज इक्वल टू X1, और X1 के जगह रखोगे N1 बाई N1 प्लस N2, और आप जो है N1 के जगह क्या रखोगे, W1 बाई M1 बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। P2 नॉट आप पुट करोगे P2 नॉट क्या पुट करोगे, 1.013, P पुट करोगे 1.004, और डिवाइडेड बाई P2 नॉट 1.013। और यहाँ एक काम तुम कर सकते हो, एक चीज़ मान सकते हो, सॉल्यूशन जनरली ऐसा किया जाता है, ये भी करके दो तरह से बना सकते हो। एक तो कि चूँकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N1 का अमाउंट N2 से बहुत कम होगा, तो N1 को नेगलेक्ट कर दो, यानी ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, और नेगलेक्ट करके आप M1 निकाल लो, नहीं तो दोनों पुट करके भी निकाल लो। थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा, हल्का सा का डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस जो है कंसीडर ज़्यादा नहीं किया जाता है। सॉल्यूशन जब वेरी डाइल्यूट रहे, बहुत डाइल्यूट रहे, यानी सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से बहुत कम रहे, तो N1 को N2 के साथ जोड़ते वक्त नेगलेक्ट कर दिया जाता है और क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो आप यहाँ पुट कर लो अब 2 बाई M1, यहाँ 2 बाई M1, और प्लस यहाँ 98 बाई कितना, 18, और इस तरह आप M1 सॉल्व करके निकाल लोगे, ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। तो आप सॉल्व करके आप M1 निकाल लोगे, ओके, इस तरह से आप काम करोगे। ओके, थैंक यू, मीट यू, सी यू इन next lecture number 10. We will meet you again. Okay now.